देखो एक दिन वेक्टर पढ़ाए थे, उसमें सामान्य जानकारी दिए थे, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताते हैं 2 मिनट में, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखो ये बताए थे कि जैसे मान लो 2 बिंदु हैं समतल में, एक O है एक है A, तो O को A से मिला दो। तो O को जब A से मिलाओगे तो इसकी डायरेक्शन लिखोगे O से A की ओर, और OA के ऊपर एक एरो का साइन लगा दोगे। इस O को कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, A को कहते हैं अंतिम बिंदु। इसको वेक्टर OA पढ़ते हैं। इसे कहते हैं बिंदु A का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश। ठीक है। अब यहाँ मान लो एक दो सदिश है OA और दूसरा सदिश है AB। इसकी डायरेक्शन O से A की ओर है, इसका डायरेक्शन A से B की ओर है। तो इसका पहला सदिश, इसका प्रारंभिक बिंदु O है, इसका अंतिम बिंदु A है। इसका प्रारंभिक बिंदु A है और इसका अंतिम बिंदु B है। तो 2 सदिश ऐसे हैं कि जिसका अंतिम बिंदु और इसका पहले सदिश का अंतिम बिंदु, पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती है। तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिला दो, तो मिलाने से एक सदिश बनेगा जिसका नाम OB है। तो OB कहलाएगा इन दोनों सदिशों का योग। अर्थात OB बराबर हम क्या लिखेंगे, OA प्लस AB। क्या लिखेंगे, OA प्लस AB। इसको कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या कहते हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम। 2 सदिश हैं OA और AB। तो 2 सदिश OA और AB कैसे हैं, तो पहले सदिश का अंतिम बिंदु दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती है, एक ही स्थान पर है। तब ऐसी स्थिति में पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश प्राप्त होगा वह दिए गए दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है। ठीक है। और इसे कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है। तो यहाँ पे OB बराबर हम देख चुके अभी कि OA और प्लस AB आया। ठीक है। तो OA को इधर ले आओगे तो क्या होगा, OB माइनस OA बराबर क्या होगा, वेक्टर AB। तो वेक्टर AB बराबर क्या हो गया, OB माइनस OA। ये फार्मूला बन गया। तो यदि मान लो CD है तो क्या करोगे, OD माइनस OC। ठीक है। यदि मान लो PQ है तो क्या करोगे, OQ माइनस OP। RS है तो क्या करोगे बताओ, OS माइनस OR। अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। कहाँ से आया, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है। तो कोई वेक्टर जब दिया रहेगा, AB दिया रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, OB माइनस OA। इसको कहेंगे B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश, B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। इसका मतलब ये AB वेक्टर लिखे हैं तो प्रारंभिक बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है। तो अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। तो s अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को, अब इकाई सदिश क्या होता है, जैसे मान लो कोई सदिश A है तो वेक्टर A की दिशा में इकाई सदिश को दर्शाते हैं A कैप से। तो वेक्टर A कैप बराबर होता है वेक्टर A अपान A का मापांक। अब वेक्टर A का मापांक क्या होता है, मान लो कोई सदिश O और A है, तो इस वेक्टर A का मापांक क्या होगा, O से A तक की जो लंबाई होगी वही वेक्टर OA का मापांक कहलाता है, OA की लंबाई। ठीक है। तो लंबाई कैसे निकालें, यदि किसी वेक्टर की लंबाई 1 इकाई आ गई तो उसको हम कहते हैं एकांक सदिश या इकाई सदिश है। तो उसको दर्शाने की परंपरा है A कैप से। तो A कैप बराबर होता है वेक्टर A अपान A का मापांक। ठीक है। तो जैसे मान लो कोई S अक्ष है तो S अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को दर्शाने की परंपरा है I कैप से। Y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को दर्शाने की परंपरा है J कैप से। Z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को दर्शाने की परंपरा है किससे, K कैप से। ठीक है। I कैप, J कैप, K कैप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि कोई पॉइंट हम ले लिए यहाँ पे P और P से S अक्ष पर लंब खींच दिए और इस यहाँ P से Y अक्ष पर लंब खींच दिए। ठीक है। और यहाँ पे OM हो गया, ये ON हो गया। ठीक है। तो O से M तक की दूरी मान लो है X और O से N तक की दूरी है मान लो Y। ठीक है। तो यदि मान लो किसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश A कैप है और इसकी लंबाई O से A तक की 5 है, O से A तक की लंबाई क्या है, 5 इकाई। और वेक्टर OA की दिशा में इकाई सदिश क्या है, A कैप है। तो वेक्टर OA को लिखेंगे ऐसे 5 गुणे A कैप। दूसरे फिर से सुनो, चाहे एक मान लो आपके पास वेक्टर है CD और वेक्टर CD की दिशा में इकाई सदिश है मान लो B कैप
और सी डी की लंबाई है 17, ठीक है। तो ये सी डी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 17 गुणे सी कैप, हाँ बी कैप, 17 गुणे बी कैप। तो यहाँ देखो ओ से एम तक की दूरी है x और ओ एम की दिशा में इकाई सदिश है आई कैप, तो ओ एम बराबर क्या लिख देंगे, एक्स आई कैप, ठीक है। और ओ एन बराबर क्या लिखेंगे, ओ से एन तक की दूरी है बाई और बाई जे कैप, तो ओ एन बराबर क्या लिख देंगे हम, बाई जे कैप, ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ओपी को मिला दो, ओपी को मिला दो, तो यहाँ पे क्या होगा, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा, ओ एम प्लस एम पी बराबर ओ पी, जैसे अभी बताए थे ना कि यहाँ पे ओ ए है और ये क्या है, ए बी है, तो ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या लिखते हैं, ओ बी। ओ ए प्लस ए बी बराबर बी ओ ना बोल देना, उल्टा बोलना है। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी डी है, क्या है, ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, है ए सी, सी ए नहीं। जैसे पी क्यू आर है, पी क्यू आर, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, आर पी नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्रम से नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, ओ एम प्लस एम पी बराबर क्या, ओ पी, ओ एम वेक्टर ओ एम प्लस एम पी बराबर क्या, ओ पी वेक्टर ओ पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम पी और ओ एन की डायरेक्शन सेम है और दोनों की लंबाई भी सेम है, तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ओ एम पी की लंबाई या ओ एन की लंबाई सेम भी है और दोनों पैरेलल भी हैं और दोनों का मापांक भी समान है, डायरेक्शन भी समान है, इसलिए हम इसको एम पी को क्या लिख सकते हैं, ओ एन। तो यहाँ पे ओ एम और यहाँ क्या लिख देंगे, ओ एन, ठीक है, इज इक्वल टू ओ पी। और ओ एम क्या है, एक्स आई कैप, और ओ एन क्या है, बाई जे कैप, तो ओ पी। तो पी का कोऑर्डिनेट एस बाई है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा गया, ओ पी बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि 3D में कोई पॉइंट एस वाई जेड है, तो ओ पी बराबर क्या लिखेंगे, फिर ओ पी बराबर लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपको इस बात का पता है कि जैसे मान लो आपको पी क्यू आ गया, पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले ओ क्यू लिखना पड़ेगा, फिर माइनस ओ पी, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अंतिम बिंदु का पोजीशन स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश है, ठीक है। अब पी और क्यू का निर्देशांक आपको पता है कि मान लो पी का निर्देशांक दिया है 1 2 3 और क्यू का निर्देशांक दिया है 2 5 7, 2 5 7, तो ओ पी बराबर क्या लिख दिया करोगे हमेशा आप, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ओ क्यू बराबर क्या लिख दिया करोगे, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब कोई कहे कि वेक्टर पी क्यू निकालो, तो वेक्टर पी क्यू बराबर क्या लिखोगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू के स्थान पर लिख दोगे 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, और माइनस ओ पी के स्थान पर क्या लिख दोगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और 3 आई से आई निकल गया तो 2 आई कैप, 5 जे से 2 जे निकला तो 3 जे कैप, 7 के से 3 के कैप निकला तो क्या 4 के कैप, ये वेक्टर पी क्यू आ गया। अब कोई यह कहता है वेक्टर पी क्यू का मापांक भी निकालो, तो वेक्टर पी क्यू का मापांक बराबर क्या होता है, जैसे आपको कहा जाए वेक्टर पी क्यू का मापांक निकालते हैं तो ये ऐसा करेंगे, जैसे मान लो यहाँ से ओ से पी तक की दूरी ही ओ पी का मापांक कहलाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे इसमें तो क्या होगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होगा। तो ओ पी यहाँ पे देखो ओ पी का स्क्वायर बराबर होगा ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एम क्या है, एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओ पी बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको बताया कि वेक्टर ओ पी का मापांक का मतलब ये होगा कि ओ से पी तक की लंबाई, ओ से पी तक की लंबाई। तो जहाँ जहाँ ओ पी लिखा है ना, तो ओ पी का मतलब ओ से पी तक की लंबाई नहीं ना माना जाएगा, ओ से पी तक की दूरी माना जाएगा या लंबाई। तो ओ से पी तक की लंबाई को हम क्या कहते हैं, वेक्टर ओ पी का मापांक कहते हैं। तो वेक्टर ओपी का मापांक क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले तो ये वेक्टर ओपी का मापांक है। ओ से पी तक की लंबाई को ही वेक्टर ओपी का मापांक कहेंगे। तो ओ से पी तक की लंबाई क्या है, ओ से पी तक की दूरी के बराबर होगा। तो ओ से पी तक की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से लगाए तो क्या आया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी जान चुके हो कि पी का कोऑर्डिनेट एस वाई है, तो ओपी बराबर क्या लिखते हैं, ओपी बराबर लिखते हैं एस आई कैप प्लस वाई जे कैप।
इसका मतलब यदि ओपी आपको दिया है तो मापांक निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम ना लगाओ, डायरेक्ट क्या कर दो, ओपी वेक्टर ओपी का मापांक बराबर आई कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग, जे कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग, के कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग कर दो, अयोग फल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे कर देंगे। दिए जे कैप के कैप भी है तो आया दिए आई कैप जे कैप है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मापांक निकालते समय हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर, एस वाई जे आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक रहेगा उनका वर्ग कर लेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, रूट लगा देंगे, क्या आ जाएगा उस वेक्टर का मापांक, क्या आ जाएगा मापांक। ठीक है ना। तो इस प्रकार अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में आते हैं, कॉन्सेप्ट इतना है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं उनको बता देते हैं पहले। पहला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी, सदिश बीज गणित। एक और देखो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या बोल, अंतः खंड सूत्र, खंड सूत्र, खंड सूत्र लिखो, खंड सूत्र। जैसे मान लो एक है वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी को m1 रेशियो m2 के रेशियो में अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु C है, तो C का स्थित सदिश क्या होगा। जैसे मान लो कोई मूल बिंदु लिए हैं तो O के सापेक्ष इसका स्थित सदिश वेक्टर ए है, O के सापेक्ष, जैसे मान लो सीधी में कलेक्टर ये निर्धारित कर दिया कि बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी जिसकी रहेगी उसका इतना किराया, बस स्टैंड से 3 किलोमीटर जिसकी दूरी रहेगी तो उसका इतना रुपया, बस स्टैंड से 15 किलोमीटर जिसकी डिस्टेंस है तो नहीं। तो बस स्टैंड क्या हो गया, मूल बिंदु, बस स्टैंड क्या हो गया, मूल बिंदु। तो यहाँ पे इसको मूल उस बस स्टैंड का नाम है यहाँ पे ओ रख लिए। तो ओ के सापेक्ष ए का स्थित सदिश वेक्टर ए है, ओ के सापेक्ष बी का स्थित सदिश वेक्टर बी है, तब ओ के सापेक्ष सी का स्थित सदिश क्या होगा ये निकालना चाहते हैं। जबकि आपको इस बात का पता है कि सी वेक्टर ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 के। तो ओसी पिछले साल आप लोग पढ़े थे, 10वीं क्लास में पढ़े थे कि जैसे मान लो एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, इसका निर्देशांक है s1/1, इसका निर्देशांक क्या है s2/2, और यहाँ पे कोई बिंदु सी है तो ये m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता था। सी एस वाई का निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करते थे 10वीं क्लास में, ये लिखते थे m1 गुणे s2, m1 गुणे s2 प्लस m2 गुणे s1 अपान m1 प्लस m2। फिर क्या लिखते थे m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे y1 अपान m1 प्लस m2, ऐसे लिखा करते थे m1 प्लस m2 इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, m1 गुणे बी का स्थित सदिश प्लस m2 गुणे ए का स्थित सदिश बटे m1 प्लस m2। तो OC बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर सदिश लिखो, वेक्टर AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में अंतः बाहतः अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश OC बराबर क्या लिखोगे, m1 गुणे OB फिर m2 गुणे OA, m2 गुणे OA अपान क्या लिखोगे m1 प्लस m2। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखोगे वेक्टर AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में बाहतः विभाजित करने वाले बिंदु,
बाहतः विभाजित करने वाले बिंदु C का मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश OC बराबर क्या लिखेंगे, m1 गुणे OB माइनस m2 गुणे OA अपान m1 माइनस m2। बाहता है तो माइनस लगेगा, अंत है तो प्लस लगेगा। तीसरा पॉइंट, यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है, यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो जब सी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, m1 बराबर, तब m1 बराबर होगा m2, m1 बराबर क्या होगा, m2। तब जब m1 बराबर m2 होगा तब OC बराबर क्या लिखेंगे, OC बराबर लिखेंगे ये वाला फार्मूला, m1 गुणे OB प्लस m2 के स्थान पे भी m1 लिख देंगे, तो m1 गुणे OA अपान m1 प्लस m1। ठीक है, तो m1 कॉमन लेंगे तो OB प्लस OA अपान m1 2 m1, m1 कट गया तो क्या बचा, OA प्लस OB अपान 2, OA प्लस OB अपान 2, OA प्लस OB अपान 2। तो मध्य बिंदु का स्थित सदिश निकालना है, तो प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश प्लस अंतिम बिंदु का स्थित सदिश बटे 2, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का स्थित सदिश बटे 2, तो ये आ जाएगा। 3 फार्मूले पर आधारित एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो। अब पहले यही दिया है उसमें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लिखा है दो बिंदु P एवं Q जिनके स्थित सदिश OP बराबर आपको दिया है, OP बराबर 3A माइनस 2B, 3A माइनस 2B, और OQ बराबर दिया है, OQ बराबर A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तब वेक्टर PQ को 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में नंबर फर्स्ट अंतः, नंबर सेकंड बाहतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए, स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। देखो तभी खंड सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो समझाने के लिए क्या करें इसको, पहले इस कंडीशन देखो, ये वेक्टर PQ है आपके पास, ये वेक्टर PQ और एक बिंदु है R, ये R बिंदु क्या करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है रेखाखंड PQ को या वेक्टर PQ को 2:1 की। ठीक है, यहाँ मूल बिंदु ले लिए, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष और मूल बिंदु O के सापेक्ष Q का स्थित सदिश आपको क्वेश्चन में दिया है, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष R का स्थित सदिश निकालना है। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष A का स्थित सदिश क्वेश्चन में दिया है क्या, OP बराबर 3 वेक्टर A और माइनस 2 वेक्टर B, और OQ बराबर क्या दिया है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B।
तो आपको क्या फार्मूला भी बताया अंतःखंड सूत्र से, अंतःखंड सूत्र या खंड सूत्र से, खंड सूत्र से यदि R अंतः विभाजन बिंदु है, अंतः विभाजन बिंदु है, तब OR बराबर क्या लिखोगे? देखो 2 गुणे OQ, सुनो क्या लिखेंगे, m1 गुणे OQ और m2 गुणे OP अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का काम कौन कर रहा है 2 और m2 का काम कौन कर रहा है 1। तो फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं m1 बराबर 2 है और m2 बराबर क्या हो गया 1। तो फार्मूला OR बराबर क्या लिखेंगे, m1 इंटू OQ और फिर m2 इंटू OP अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो OR बराबर क्या लिखेंगे, m1 गुणे OQ का मान आपको दिया है, देखो ये क्या लिख देंगे, तो m1 के स्थान पे दिया तो है 2 दिया है, तो 2 गुणे OQ और 1 गुणे OP अपान 2 प्लस 1। तो OR बराबर 2 गुणे OQ क्या है A प्लस बी, वेक्टर A प्लस वेक्टर बी, और 1 इंटू OP क्या है 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर बी अपान क्या होगा 3। तो OR बराबर क्या लिख दोगे, 2 वेक्टर A और 2 वेक्टर B और ये 3 वेक्टर A और प्लस माइनस 2 वेक्टर B अपान 3। 2A और 3 है तो 5A, 5 वेक्टर A और 2B तो कट गया ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यही आंसर, ठीक है। OR बराबर क्या आ गया, OR बराबर 5 वेक्टर A अपान 3। यदि R बाह्यतः विभाजन बिंदु है, अब कहोगे R जब अंतः विभाजन OP से R तक की डिस्टेंस 2 होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, ठीक है। लेकिन जब R बाह्यतः विभाजन बिंदु है तो क्या करोगे, जैसे मान लो P और Q यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो R ले लेते हैं, तो यहाँ से P से R तक की डिस्टेंस क्या हो गई 2 और Q से R तक की डिस्टेंस क्या हो गई 1, ठीक है। तो बाहर PQ के बाहर ना हो गया R, वहाँ भी क्या करते थे R जब यहाँ था तो पहली स्थिति में P से R तक की दूरी को 2 कहे थे ना, तो यहाँ भी तो P से R तक की दूरी को 2 कह रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ क्या कहते हैं Q से R तक की दूरी को 1 कहे थे, तो Q से R तक की दूरी 1 है, लेकिन PQ के बाहर R चला गया, यहाँ क्या था PQ के अंदर ही R था, ये क्या कहलाता था अंतः विभाजन बिंदु ये कहलाता था। और ये PQ के बाहर R चला गया, इसका मतलब क्या है, ये बाह्यतः विभाजन बिंदु है, ठीक है। तो ये 2, तो क्या करेंगे, इसको लिख लेता ना, हाँ लिखो, यदि R PQ का बाह्यतः विभाजन बिंदु है, दूसरा पार्ट, यदि यदि R वेक्टर PQ का बाह्यतः विभाजन बिंदु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं PQ यहाँ पे आ गया R, तो P से यहाँ तक ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, 1, और यहाँ पे m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान क्या हो गया 1। P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश आपको पता है और Q का R का निकालना है। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, OR बराबर
ओ आर बराबर क्या फार्मूला है, m1 गुणे ओ क्यू ना, m1 गुणे ओ क्यू माइनस m2 गुणे ओ पी अपान m1 माइनस m2। m1 का काम 2 कर रहा है तो ओ आर बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे ओ क्यू 1 गुणे ओ पी अपान 2 माइनस 1। तो यहाँ पे ओ आर बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे ओ क्यू आपको पता है क्वेश्चन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 1 गुणे ओ पी पता है 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। 2 से 1 निकाला तो क्या आएगा 1। तो ओ आर बराबर क्या लिख देंगे, 2 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी अपान 1। तो अपान 1 ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा, 2a से 3a निकाला तो माइनस वेक्टर ए और 2b और 2b तो प्लस 4 वेक्टर बी। ये होगा आर का स्थित सदिश, आर का स्थित सदिश। लिख लेते ना। लिख ले। अगला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन ये है दूसरा, दो बिंदुओं एक है P जिसका इस सदिश ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B और दूसरा Q, इसका ऐसे सदिश लिखा है A माइनस 3B, वेक्टर A माइनस 3B को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में बाहतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। और क्या करना है, यह भी दर्शाइए कि P रेखाखंड PQR का मध्य बिंदु है। यह भी दर्शाइए कि P रेखाखंड RQ का P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। RQ का मध्य बिंदु है। अब देखो यहाँ क्या कहता है, R क्या है, PQ के बाहर है। सुनो यहाँ पे P और Q इसको समझ लो। जब अनुपाते 1:2 है, 2 अनुपाते दिया होता 1 तो इसका मतलब R क्या होता, इधर होता यहाँ, तब न यहाँ P से R तक की दूरी 2 होती तो ये दूरी 1 है। ठीक है, लेकिन दिया क्या है उसमें 1:2। इसका मतलब क्या है, P से R तक की दूरी यदि 1 हो, सुनो अब, P से R तक की दूरी जब 1 हो तो Q से R तक की दूरी 2 हो। यहाँ चित्र कैसे बनेगा इसका मतलब इसका चित्र ऐसे बनेगा, P यहाँ रहने दो ये, तो P से R तक की दूरी ये है 1 इकाई और P से कहाँ तक की दूरी, P से Q तक की दूरी 2 इकाई। ये अब देखो PQ के बाहर R हो गया कि नहीं। ठीक है, यहाँ भी PQ के बाहर था,
लेकिन पहला मान बड़ा जब होता, दूसरा छोटा, तब ऐसा स्थिति होती। अब यहाँ पहला मान छोटा दिया है और दूसरा मान बड़ा दिया है, तो P की R तक की दूरी 1, तो P से Q तक की दूरी 2, तो यहाँ पे क्या है, PQ के बाहर R लेफ्ट साइड में होगा। अब जो अनुपात ये वाला 2:1 दिया होता, तो जो R पॉइंट होता PQ के राइट साइड में होता। ठीक है, दो स्थितियाँ हैं, जहाँ M1 जब बड़ा रहेगा, M1 बड़ा रहेगा M2 से, तो ये स्थिति होगी, और जब M1 छोटा रहेगा M2 से, तो ये स्थिति होगी। इस स्थिति में भी देखो PQ के बाहर R बिंदु है, इस स्थिति में भी देखो PQ के बाहर R बिंदु है, तो बाह्यतः विभाजन बिंदु R यहाँ भी है और बाह्यतः विभाजन बिंदु R यहाँ भी है। अंतः कब होता है, जब PQ के अंदर R आए, PQ के अंदर। ठीक है, तो ये वाली स्थिति यहाँ होगी, है ना। तो ये निकालेंगे क्या, आपको ये मूल बिंदु के सापेक्ष इसी सदिश आपको पता है, यहाँ इसका पता है क्या, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष इसी सदिश वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B। ये निकालना किसका है, OR का। तो OR का निकालने के लिए क्या करोगे, बाह्यतः विभाजन वाला फार्मूला लगा दोगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, दिया है OP बराबर 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, OQ बराबर क्या दिया है, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B। ठीक है, और PR अनुपाते PQ बराबर दिया है 1:2। PR और PQ, ठीक है, PR ठीक है, लिख लेते ना। अब लिखते हैं वेक्टर PQ को 1:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु R का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश OR बराबर क्या लिखेंगे, 1 गुणे OQ प्लस माइनस 2 गुणे OP अपान 1 माइनस 2। तो OR बराबर 1 गुणे OQ आपको पता है, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B 2, और OP क्या पता है, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपान 1 माइनस 2 तो माइनस 1। OR तो क्या होगा, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस 4 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B अपान माइनस 1। तो ये क्या होगा, OR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OR इज इक्वल टू, ये वेक्टर A है और माइनस 4 वेक्टर A तो माइनस 3 वेक्टर A, फिर क्या करोगे, माइनस 3 वेक्टर B माइनस 2 वेक्टर B तो माइनस 5 वेक्टर B अपान ये माइनस 1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा, 3 वेक्टर A 5 वेक्टर B बटे माइनस 1, तो माइनस माइनस कट गया, तो OR बराबर क्या आ गया, 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B, ये आ गया। अब क्या कहता है कि P रेखाखंड PQ का मध्य RQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो RQ का मध्य बिंदु निकालो,
P के इसी सदिश के बराबर आ जाए, यदि P का इसी सदिश आपको पता ना है तो समझ जाओगे कि P जो है एक RQ का मध्य बिंदु है। तो RQ को मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका है? R का पोजीशन वेक्टर धन Q का पोजीशन वेक्टर बटे 2। जैसे मान लो अभी बताया था हम मध्य बिंदु वाला फार्मूला, जैसे AB है तो AB के मध्य बिंदु कैसे सदिश निकालने का क्या तरीका है? OA प्लस OB/2। AB के मध्य बिंदु कैसे सदिश निकालने का तरीका? AB का मध्य बिंदु मान लो C है तो OC निकालने का क्या तरीका बताए? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के इसी सदिश के योग का आधा। तो आपको निकालना क्या है? कहता है RQ को मध्य बिंदु P है तो RQ को मध्य बिंदु निकालो। यदि P बिंदु के पोजीशन वेक्टर के बराबर आ जाता है, इसी सदिश के बराबर आ जाता है तो कह दोगे कि P RQ को मध्य बिंदु है। ठीक है, क्योंकि P का पोजीशन इसी सदिश आपको पता ना है, 2A प्लस B है। अब क्या निकालो आप? RQ को मध्य बिंदु निकालो। तो RQ को मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका है? हाँ, OR प्लस OQ/2। और OR मिल चुका है और OQ क्वेश्चन में दिया है ये। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, 3A और A जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4A। 4A बटे 2 तो 2A आ ही जाएगा। अब 5B और -3B क्या होगा जोड़ोगे तो? 2B और 2 बटे 2 कर दोगे तो B आ जाएगा। तो आ तो रहा है OP। ठीक है, क्या सिद्ध करना था? यहाँ भी दिखाइए कि P वेक्टर RQ को मध्य बिंदु है। तो R की हमें ज़रूरत थी, R तो पहले पता नहीं था, लेकिन R जब निकाल लिए तो RQ को मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि P RQ का मध्य बिंदु है। इतना लिख लिए, लिखो ना। यहाँ पे PR अनुपात PQ है तो वो ना होगा RQ। देखो चित्र क्या बनाए थे हम, जैसे मान लो ये PQ है और यहाँ R है, तब PR पहले लिखते हैं फिर RQ लिखते हैं ना। ये अंता हो तब भी लिखते हैं, पहले PR लिखते हैं फिर RQ लिखते हैं ना। हाँ, तो अंतः वाला समझा रहे हैं तो फिर बाह वाला भी करेंगे। यानी P से R तक वाला कहलाता है M1 और Q से R तक कहलाता है M2। ये ना हुआ, M2 का मतलब RQ। अब बाहता हो गया P और Q। ठीक है, अब बाहर यहाँ आ गया ना, कहाँ बिंदु है ये? Q ना। तो पहला क्या बोले थे? P से R तक। तब P से R तक कहाँ है? क्या R ये हुआ ना। P से R तक M1 कहलाएगा, M1 बराबर PR हो गया। फिर क्या बोले थे? R से Q तक। तो R से Q तक ये वाला कहलाएगा क्या? R से Q तक वाला कहलाएगा RQ कहलाएगा M2। तो वहाँ पे हम PR क्या लिख दिए थे? RQ नहीं लिखे थे, PQ लिख दिए थे ना। जबकि क्या लिखना चाहिए? QR लिखना या RQ लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? RQ 2। यहाँ रहेगा Q, RQ लिखना चाहिए वहाँ। ठीक है, वो तो धोखे से लिख दिए थे। PR और RQ अनुपात 1:2। प्रारंभिक बिंदु से विभाजन बिंदु तक की दूरी को कहेंगे M1। ठीक है, अब विभाजन बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी को कहेंगे M2। चाहे R जहाँ हो, चाहे R जहाँ हो, चाहे अंता हो, चाहे बाहर में। प्रारंभिक बिंदु से विभाजन बिंदु तक की दूरी M1 कहलाएगी। ठीक है, और दूसरे अंतिम बिंदु से विभाजन बिंदु तक की दूरी कहलाएगी M2। अब PQ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक बिंदु P हुआ, Q अंतिम बिंदु हुआ, तो P से R तक की दूरी M1, अब Q से R तक की दूरी M2। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है आपको? लिख लेते ना ये वाला OR बराबर। अब हमें सिद्ध करना है कि P RQ का मध्य बिंदु है। अब हमें दिखाना है या सिद्ध करना है, अब हमें दिखाना है कि
पी आर क्यू का मध्य बिंदु है। अब हमें यह दिखाना है कि पी वेक्टर आर क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसके लिए हमें दिखाना होगा कि आर क्यू का मध्य बिंदु पी है। आर क्यू का मध्य बिंदु पी है। तो आर क्यू का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो आर क्यू के मध्य बिंदु का लिखो, आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर पी का स्थित सदिश, पी का स्थित सदिश आना चाहिए, है ना। तो आर क्यू का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? ओ आर प्लस ओ क्यू अपॉन 2। अब पी का स्थित सदिश क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? पी का स्थित सदिश 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ओ आर क्या निकाल चुके हो बताओ जल्दी से, हम मिटा दिए। 3a 5b और ओ क्यू आपको क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी अपॉन 2 बराबर 2 वेक्टर ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या है? 3a और 4a, ये होगा 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, इससे क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2 वेक्टर ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a प्लस वेक्टर बी। ये 2 कट गया तो आ गया 2a प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अतः पी आर क्यू का मध्य बिंदु है। अतः पी वेक्टर आर क्यू का क्या है? मध्य बिंदु है। आर क्यू को मध्य बिंदु निकालते हैं तो पी के इस सदिश के बराबर ही आ जाता है। इसका मतलब पी क्या है? आर क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर सी बराबर क्या होगा? आई कैप माइनस 6j कैप, आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इनको ज्ञात करना है। तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी तो माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये क्या होगा? आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब इसको जोड़ते हैं तो आई और आई को जोड़ो तो आई 2i और माइनस 2i तो 0i। ये जे वाले को देखो 4j से
2j निकला तो 2j बचा, 2j और माइनस 6j तो -4j, -4j। के वाले को ढूंढो, यहाँ 1 के कैप है, यहाँ 5 तो 6 के कैप, 6 के कैप और यहाँ -7 के कैप तो माइनस के कैप। ये आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों वेक्टर का योग आ गया। ठीक है, चौथा सवाल देखो, एनसीईआरटी के, सब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ये और ये समान हो। एक्स वाई व जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश कौन कौन, एक्स वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस 2j कैप, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस बाई जे कैप, 2i कैप प्लस बाई जे कैप प्लस के कैप समान हों। तो दो सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं? जब दोनों सदिशों के अदिश घटक समान हों। इसमें i का गुणांक इसमें i का गुणांक समान हो, इसका j का गुणांक इसके j के गुणांक के समान हो, और k का गुणांक k के गुणांक के बराबर हो, तब ये दोनों सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश। तो लिखोगे हम जानते हैं दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं, यदि दोनों सदिशों के अदिश घटक समान हो, अदिश घटक समान हो, अर्थात दोनों सदिशों के i कैप j कैप के कैप के गुणांक समान हो, अर्थात दोनों सदिशों के i कैप j कैप व k कैप के गुणांक समान हो, अर्थात क्या लिखेंगे? x बराबर 2, इसमें i कैप का गुणांक क्या है? इसमें i कैप का गुणांक 2 है, तो s बराबर 2 बराबर बाई, और यहाँ पे क्या? z बराबर 1, k कैप गुणांक 1 है, यहाँ k कैप का गुणांक z है, तो s बराबर क्या मिल गया? 2, बाई बराबर 2 और z बराबर 1। ये हुआ। दो सदिश समान कब कहलाते हैं? जब दोनों के i कैप j कैप के कैप के गुणांक समान हो, और i कैप j कैप के कैप के गुणांक को क्या बोलते हैं? अदिश घटक। क्या बोलते हैं? अदिश घटक। और i कैप j कैप के कैप के साथ लिखे रहोगे तो सदिश घटक कहलाएंगे। नोट लिखे देते हैं अभी ऊपर, बात आपके समझ में आ जाएगी। नोट फर्स्ट, वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप के अदिश घटक बराबर एक्स बाई और जेड। नोट सेकंड, वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप के सदिश घटक। तो सदिश घटक ऐसे लिखते हैं, एक्स आई कैप कामा बाई जे कैप कामा जेड के कैप। ये गुणांक भर लिख देंगे आई कैप जे के कैप, आई कैप जे कैप के कैप का, तो उसको अदिश घटक कहते हैं कामा लगा के। और डायरेक्शन के साथ लिख देंगे कामा लगा के, तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश घटक। ठीक है। तो दो सदिश समान कब होते हैं? जब दोनों सदिशों के अदिश घटक समान हो। तो इसका अदिश घटक एक्स है, तो इसका ये क्या है? इसका अदिश घटक क्या है? एक्स 2z, और इसका क्या है? 2 बाई 1, यानी s बराबर 2 होना चाहिए, 2 बराबर बाई होना चाहिए, z बराबर 1 होना चाहिए, तब दोनों सदिश समान सदिश कहलाएंगे। तो हम जानते हैं कि दो सदिश
दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों सदिशों के अदिश घटक समान हो, अर्थात दोनों सदिशों के आई कैप, जे कैप व के कैप के गुणांक समान हो। नीचे का लिख लिए हो, इसको मिटा दें। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप, तब क्या वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी के मापांक के बराबर है? क्या सदिश वेक्टर ए एवं वेक्टर बी समान सदिश हैं? ठीक है, ये दो क्वेश्चन मार्क हैं। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक समान है? क्या वेक्टर ए और बी समान सदिश हैं? तो यहाँ पे देखो हल, इसका सलूशन। वेक्टर ए का मापांक निकालते हैं, तो वेक्टर ए का मापांक निकालने का तरीका आपको बता ही चुके हैं। आई कैप जे कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर। तो आई कैप का गुणांक क्या है? यहाँ 1 है, तो 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, तो क्या होगा? अंडर रूट 1 + 4, तो अंडर रूट 5 आ गया। अब वेक्टर बी का मापांक निकालते हैं, तो बी का मापांक जब निकालेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो √5। दोनों का मापांक समान है कि नहीं है? वेक्टर ए का मापांक बराबर वेक्टर बी का मापांक, अर्थात दोनों वेक्टर का मापांक समान है, अर्थात दोनों सदिशों का मापांक समान है। लेकिन दोनों समान सदिश नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इस सदिश का अदिश घटक क्या है? 1 2, इसका 2 1 है। तो दोनों सदिशों का जब अदिश घटक समान होता है तब समान सदिश कहलाते हैं। लेकिन दोनों सदिशों का अदिश घटक समान नहीं है, इसलिए दोनों समान सदिश नहीं है, लेकिन दोनों का मापांक समान है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले सदिश का अदिश घटक, पहले सदिश का दूसरा पार्ट, पहले सदिश का या सदिश ए का, वेक्टर ए का अदिश घटक क्या है? 1, 2 और सदिश बी का अदिश घटक क्या हुआ? 2, 1। तो दोनों सदिशों, पहले सदिश का अदिश घटक और दूसरे सदिश का अदिश घटक क्या है? समान नहीं है, चूंकि वेक्टर ए का अदिश घटक इज नॉट इक्वल टू सदिश बी का अदिश घटक। दोनों सदिश का अदिश घटक समान नहीं है, अतः दोनों सदिश समान सदिश नहीं है। दोनों सदिश समान सदिश नहीं है, अतः दोनों सदिश समान सदिश नहीं है, अतः दोनों सदिश समान सदिश नहीं है। लिख लें, दो सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं? जब दोनों का अदिश घटक क्या हो? समान हो। अगला क्वेश्चन देखो, सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप
का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण यानी मापांक, परिमाण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए का परिमाण, परिमाण तो बराबर वेक्टर ए का मापांक, हाँ वो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो √3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, s का मान ज्ञात कीजिए। s का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए डरवा दिए एकदम। डरा दिया।